बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वन ऑफ द वल्वुलर हार्ट डिजीज़ दैट इज़ माइट्रल स्टेनोसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइट्रल स्टेनोसिस को। माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस आल्सो कॉल्ड माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस, और इसको हम समटाइम वेल वर्ड्स ऐड नहीं करते, सिंपली कहते हैं कि मैट्रल स्टेनोसिस। इसके अंदर क्या होता है, इज़ अ नैरोइंग ऑफ द वेल बिटवीन द टू लेफ्ट हार्ट चैम्बर, यानी हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम माइट्रल वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं, उसकी जो डायमीटर है या जो ल्यूमेन है, उसके अंदर जब नैरोइंग आ जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस। इससे क्या होता है, जब माइट्रल वेल्व के अंदर नैरोइंग आ जाती है तो जो ब्लड की फ़्लो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। किस तरफ? टूवर्ड द मेन पंपिंग चैम्बर दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। मीन के अगर माइट्रल वेल्व के अंदर स्टेनोसिस आ गया, वो नैरो हो गया, तो जितना ब्लड लंग से आता है तो पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में, वो पूरे के पूरा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अबव जो वेल प्रेजेंट है वो नैरो हुआ है। अगर हम काजिज़ की बात करते हैं माइट्रल वेल स्टेनोसिस की, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज रोमेटिक इन ओरिजिन। इसके जो अंडरलाइंग काज होते हैं वो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ होता है। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की कि पेरेंजाइटिस होता है ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस इन ग्रुप ए, यानी जो रोबेका लैंड्सफील्ड ग्रुप ए है, उसके वजह से पेरेंजाइटिस होता है, और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो सम टाइम एंटीजेनिक मिमिक्री हो जाती है। वो एंटीबॉडीज़ हमारे हार्ट के जो वेल हैं, इसके जो प्रोटीन मैट्रिक्स होते हैं, इसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करती हैं, तो उसकी वजह से माइट्रल वेल की स्टेनोसिस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो एक नंबर फर्स्ट काज जो हमें याद रखना है वो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ याद रखना है। सेकंड, ओल्डर पीपल की अगर हम बात करते हैं तो कैन बी काज बाई हेवी कैल्सिफिकेशन ऑफ माइट्रल वेल कंजेशन। अगर कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती हैं तो एक अंडरलाइंग काज ये भी है ओल्ड एज के अंदर। और अगर हम कंजेनाइटली बात करते हैं तो बाय बर्थ माइट्रल स्टेनोसिस बहुत रेयर कंडीशन है कि बाय बर्थ लोगों को माइट्रल स्टेनोसिस। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो नॉर्मल माइट्रल वेल की जो ओरिफेस है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है इन डायस्टोल एंड मे बी रिड्यूस टू 1 सेंटीमीटर इन सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस। नॉर्मली ये 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब माइट्रल स्टेनोसिस हो जाती है, जिसको हम सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं, तो इसकी जो ल्यूमेन है या जो स्पेस है जिसमें से ब्लड मूव कर रहा होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाती है। नंबर फर्स्ट जो चेंजेस आती हैं, जो फिजियोलॉजी अल्टर होती है, रिड्यूस फ्लो इनटू द वेंट्रिकल, क्योंकि माइट्रल वेल स्टेनोस है तो वेंट्रिकल के पास ब्लड कम जा रहा होता है, रिड्यूस हो जाती है। सेकंड नंबर पे एट्रिया के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया कोशिश कर रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड, जितना ब्लड आ रहा है, ये पूरे के पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो इनिशियली कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में एट्रिया अपने साइज़ को इनलार्ज कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं एट्रियल हाइपरट्रोफी। उसके बाद क्या होता है कि ब्लड बेक ऑफ इनटू द पल्मोनरी वेन। अब अगर लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड एकोमुलेशन हो रही तो वो ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन में। नंबर 4 जो हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजी अल्टर होती है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर, जब ब्लड की बैक फ्लो होगी तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो रिड्यूस कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट हम कहते हैं 1 मिनट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फुल पुश कर रहा होता है टुवर्ड द बॉडी टिश्यू। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास कम ब्लड आएगा, क्योंकि माइट्रल वेल स्टेनोसिस है, तो कम भी स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा और कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। एट्रियल फिब्रिलेशन ड्यू टू प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम इज़ वेरी कॉमन। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डायलेशन होती है लेफ्ट एट्रियम की। इट इज़ ऑनसेट ऑफन प्रीसिपिटेट पल्मोनरी एडिमा, जिसकी वजह से पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा में चला जाते हैं। इन कंट्रास्ट मोर ग्रेजुअल राइज इन लेफ्ट एट्रियल प्रेशर टेंड टू कॉज इन इंक्रीज इन पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस या पल्मोनरी हाइपरटेंशन या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन या राइट
हार्ट फेलियर। ये वाली कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है एज़ कम्पेयर टू पल्मोनरी एडेमा, और जो लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रोफी है वो प्रोग्रेसिवली डेवलप हो रही होती है, वाइल जो हार्ट का राइट साइड होता है उस पर आहिस्ता आहिस्ता इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। मज़ीद सबसे पहले नैरो आप माइट्रल वेल्व की जब नैरोइंग हो जाती है माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर, तो नीचे जो एरो दिया है कि लेफ़्ट एट्रिया के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाते हैं, पल्मोनरी कंजेशन होती है, और पल्मोनरी कंजेशन की वजह से जो O2 CO2 एक्सचेंज वाला प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा होता है, तो पेशेंट फटीग, डिस्मिया और अर्थोपनिया वाले कंडीशन डेवलप कर जाते हैं, वाइल जो लेटर या जो लेट इसके इफ़ेक्ट होते हैं वो उसके अंदर राइट साइड हार्ट फेलियर आ जाता है। इसके अलावा लेफ़्ट एट्रिया के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है। अगर सेकंड पे हम बात करते हैं तो ब्लड फ्लो टू द लेफ़्ट वेंट्रिकल वो डिक्रीज़ हो जाती है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकुलर के अंदर एट्रोपी हो जाती है, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल को काम करना कम पड़ रहा होता है, और जिसकी वजह से फटीग इनिशियली ये वाली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है माइट्रल स्टेनोसिस की। क्लिनिकल फीचर यानी क्लिनिकल साइन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रीथलेसनेस, कफ, पल्मोनरी कंजेशन, चेस्ट पेन होता है पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, हेमोप्टेसिस होता है क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन, या सिंपली अगर हम बात करते हैं तो पल्मोनरी कंजेशन की वजह से फटीग होता है पेशेंट, जनरलाइज वीकनेस भी होती है क्योंकि लो कार्डिक आउटपुट की वजह से, एडिमा एसाइटिस डेवलप कर जाते हैं पेशेंट लेटर स्टेज के अंदर क्योंकि ड्यू टू राइट हार्ट फेलियर, पल्पिटेशन होते हैं स्पेशली एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, और थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं कि कहीं पर भी ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ब्लड ज़्यादातर स्टेसिस कंडीशन में होता है। साइन की अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट की अगर ईसीजी हम देखते हैं तो मोस्ट कॉमनली हमें ये वाली एरिथमियाज नज़र आती हैं जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इसके अलावा माइट्रल फेसेस हमें नज़र आते हैं, जिस तरह पिक्चर के अंदर आप लोगों को लग रहा है कि फ्लशिंग ऑफ द चेक्स दैट अकर फ्रॉम द कुटेनियस वेसोडाइलेशन इन द सेटिंग ऑफ सीवियर माइट्रल वेल स्टेनोसिस। जब सीवियर माइट्रल वेल की स्टेनोसिस हो जाती है तो जो जितने भी कुटेनियस के ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपीरेंटली हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे फ्लशिंग ऑफ द चेक्स। आस्कल्टेशन पे अगर हम देखते हैं तो हमें फर्स्ट जो हार्ट साउंड है वो हमें लाउड सुनाई दे रहा होता है। ईसीजी के अंदर अब अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो हम हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम पास मेडिकल, सर्जिकल हिस्ट्री, पेरेंटल हिस्ट्री लेते हैं, इसके अलावा ईसीजी करते हैं जिसके अंदर हमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिलती है और टाल आर वेव्स हमें मिलता है ईसीजी के अंदर। चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें लेफ्ट एट्रियल इनलार्ज मिलते हैं, और जो साइन होते हैं पल्मोनरी वेनस कंजेशन के वो साइन हमें चेस्ट एक्सरे के अंदर मिल रहे होते हैं। इकोकार्डियोग्राफी जो हम मोस्ट कॉमन या मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है वल्वुलर हार्ट डिजीज़ के लिए, उसके अंदर हमें जो कस्प होते हैं वो थिक नज़र आ रहे होते हैं और इमोबाइल नज़र आते हैं, जो माइट्रल वेल के दो कस्प होते हैं। इसके अलावा जो वेल के एरिया है वो रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे हमने प्रीवियस भी बात की कि वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से रिड्यूस हो के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तक रह जाती है। इसके अलावा इको के अंदर हमें लेफ़्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट मिलती है, और जो डायस्टोलिक फिलिंग है स्पेशली लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर उसका रेट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि डायस्टोलिक लेफ़्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा टाइम लगता है ड्यूरिंग फिलिंग, क्योंकि स्टेनोसिस की वजह से लेफ़्ट एट्रियम से कम ब्लड आ रहा होता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकली हम इस पेशेंट को लेते हैं एंटीकोगुलेंट पे ताकि रिस्क कम हो जाए सिस्टमिक एम्बोलिज्म के। इसके अलावा डिजोक्सिन, बीटा ब्लॉकर, हार्ट रेट लिमिटिंग यानी कैल्शियम एंटागोनिस्ट हम पेशेंट को देते हैं ताकि वेंट्रिकुलर रेट या एट्रियल फिब्रिलेशन को हम कंट्रोल करें। डायूरेटिक्स हम देते हैं स्पेशली पल्मोनरी कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए। सर्जिकली अगर हम बात करते हैं तो सर्जिकली जो प्रोसीजर है वो माइट्रल बलून वल्वुलोप्लास्टी है कि हम सर्जिकली वो वेल को रिपेयर करते हैं या माइट्रल वेल वल्वुलोटोमी करते हैं या वेल की रिप्लेसमेंट करते हैं, कंप्लीट आर्टिफिशियल वेल हम रिप्लेस कर देते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि बलून माइट्रल वल्वुलोप्लास्टी आपको नज़र आ रही है कि किस तरह माइट्रल वेल के अंदर ये बलून गए हैं और उसके जो स्टेनोसिस है वहाँ पे इसको जब इस बलून को छोड़ देते हैं और इसको साइड से पुश करते हैं तो वो बलून वहाँ पे ओपन हो जाते हैं, जो माइट्रल वेल के कस्प होते हैं वो भी उसके साथ ओपन हो जाते हैं, मीन के मज़ीद डायलेट हो जाते हैं, तो जो नैरोइंग वाला एरिया है उसके अंदर डायलेशन आ जाती है। तो इस तरह भी बलून माइट्रल वेल वल्वुलोप्लास्टी हो। Thank you for watching this video.